हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम मैथ का सीटेट पेपर 1 के लिए जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका 2026 में 8 फरवरी को, इसका एनालिसिस करने वाले मैथ सब्जेक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होते हैं, मतलब ट्विन प्राइम्स होते हैं। तो ट्विन प्राइम किसे कहा जाता है? ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे अगर हम बात करें 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, आप सबको याद होना चाहिए ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे 2 हो गया, 3, फिर 5, 7, 11, 13, देन 17, 19, 23, 29, देन 31, 37 के बाद आपका आता है 41, then 43, after that 47, right? So these are the prime numbers. अब ट्विन प्राइम्स कौन से होंगे? जिनके बीच का डिफरेंस जो गैप है वो 2 होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए आप, कितना है? 2 है ना। तो ये क्या है? ये ट्विन प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 7 और 11 नहीं, 11 और 13 हो गया, 17 और 19, 29 और 31, फिर 41 और 43। यहाँ पे क्या है? आपका गैप कितना है? 2 का है। यहाँ पे आप देखते 5 और 7 के बीच में गैप 2 है। तो ये युग्म होते हैं। जैसे आपका हो गया 3 and 5, एक ट्विन प्राइम युग्म हो गया आपका अभाज्य युग्म। एक 5 और 7 हो गया, ये भी है। फिर एक 11 और 13 हो गया, फिर 17 और 19 हो गया, फिर 29 और 31 हो गया। उसके बाद आपका 41 और 43। ये सारे क्या हैं? ये ट्विन प्राइम नंबर्स के जोड़े हैं। तो कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देयर आर 6 ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 50। 1 और 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? आपके 6 अभाज्य युग्म हैं। अकॉर्डिंग टू निपुण भारत मिशन, द स्टेट्स विल इंश्योर टू अचीव फाउंडेशनल न्यूमरेसी टिल ग्रेड 3 बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो जो निपुण भारत मिशन के अनुसार है, कितने आपको ईयर यहाँ पे फिल करना है? डैश वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो आपको निपुण भारत मिशन का निपुण का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसके अकॉर्डिंग सबको भारत को ग्रेड 3 तक फाउंडेशनल न्यूमरेसी प्राप्त कर लेनी है। कब तक? 2026-27 का जो आपका करंट ईयर का सत्र चल रहा है, उसमें हमें क्या करना है? हमें कंप्लीट कर लेनी है अपनी फाउंडेशनल न्यूमरेसी। किस क्लास तक? ग्रेड 3 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में आपको फेसेस एजेस बताने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फेसेस जो होते हैं मतलब फलक, फिर एज यहाँ पे पूछ रहा है, साथ में हम वर्टिसेस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस आर देयर। एजेस की बात करें वो 6 होते हैं, और वर्टिसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो फेस नहीं, 3 फेस नहीं होता, 4 फेस होते हैं और 6 एजेस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अमिता स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लेस ए एंड रीचेस प्लेस बी इन 4 आवर 44 मिनट। तो अमिता है वो एक स्थान ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है? 4 घंटे और 44 मिनट लगा रही है। फ्रॉम देयर सी रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमें स्पेस चाहिए होगा, यहाँ पे भी स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं। ये टाइम से आया है। टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके आते ही आते हैं ना, टाइम चैप्टर से भी। एक तो आते ही है ना, अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मन किया तो 2 भी दे देता है, नहीं तो एक तो डेफिनेटली आता ही है। ये हो गया हमारा स्पेस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है,
सो क्या बोल रहा है, ए से बी तक जाने में अमिता ने 4 घंटे 44 मिनट लिए। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से वो जाती है बी तक, उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे 44 मिनट। फिर वो ये जा रही है ना, यहाँ से बी से फिर से वो वापस जा रही है ए तक, तो उसको जो टाइम लगा है वो कितना दिया हुआ है, 3 घंटे 24 मिनट, 3 आवर 24 मिनट, ये उसका टाइम है। इफ़ सी रीच्ड बैक एट 2:30 PM, अगर वो जब ए में पहुंची तो जो क्लॉक है, क्लॉक में कितना टाइम हो रखा है, 2:30 दोपहर के, PM लिखा हुआ है ना। तो देन हर स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम ए, तो मतलब कि ए में जब वो गई थी बी के लिए तब कितना बचा हुआ था, यही आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट है, और 2 घंटे नहीं, 2:30 दोपहर के हैं। तो आपको क्या करना है, इसको, ये 12 आवर में दिया हुआ है ना, 12 आवर क्लॉक में है, तो आपको इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब इसमें 12 के बाद 1-2 बजे होंगे, तो 24 आवर वाली क्लॉक में क्या बचा होगा, 12 के बाद 13, फिर 14, मतलब 14:30 हैं टाइम अभी। और आपको कितना पीछे जाना है, 3 घंटे 24 मिनट, इसमें से आप माइनस कर दो 3 घंटे 24 मिनट। जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखिए 6, यहाँ पे 0, और दिस इज आपका आया 11। मतलब जब वो बी से ए के लिए दोबारा से निकली होगी या फिर ए से बी में पहुंची होंगी तो कितना समय था उसका, 11:06 थे। यहाँ पे कितना था समय, 11:06। अब 11:06 वो बी में पहुंची है, तो ए में जब ए से चली होगी तब कितना समय रहा होगा, तो उसके लिए आपको 4 घंटे और 44 मिनट पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे 44 मिनट उसको समय लगा था। तो आप क्या करोगे, आप 11:06 जो हैं उसमें से कितना माइनस कर दोगे, 4:44। अब देखिए यहाँ पे 6 मिनट है और यहाँ पे 44 मिनट है, मतलब हम माइनस नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको आवर में से 1 लेकर जो मिनट में है वो दे देना है। तो आवर में से आपको 1 माइनस करना है, और 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है ना, तो आपको 60 इसमें ऐड कर देना है। तो आपको 11 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो हो जाएगा 10, और 0 में 60 ऐड कर देना, तो हो जाएगा 66। अब उसमें से आप 4:44 को माइनस कर दोगे, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और 10 में से आपका 4 गया 6, मतलब कितना समय है, 6:22 इन द मॉर्निंग, AM होगा ना, सुबह के। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 6:22 रहे होंगे जब वो ए से बी के लिए निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क ऑफ विच इंडियन मैथमेटिशियन कैन बी एसोसिएटेड विथ गेम थ्योरी। तो किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन है रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, महावीर। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मगुप्त ने गेम थ्योरी में बहुत सारा काम किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 410, और इसकी लेंथ दी गई है, द ब्रेथ हमें बतानी है। तो रेक्टेंगल जो आयत होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो क्या होता है, पेरीमीटर। अगर हम बात करें आयत के परिमाप का, तो आयत का परिमाप, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 2l + b। और ये l + b क्या है, l फॉर लेंथ, b फॉर उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 410, तो आपको बस 410 के बराबर कर देना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो देखिए यहाँ पे l + b बराबर कितना आ गया, आप इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 205 आ चुका है आपका। अब यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, l की वैल्यू दी हुई है कितना, 123, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको 205 में से 123 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 82। तो ब्रेथ आ चुकी है आपकी, चौड़ाई कितनी, 82 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आपकी चौड़ाई कितनी आई है, सॉरी आपकी नहीं, आयत की चौड़ाई कितनी आ चुकी है, 82 मीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पिक्टोग्राफ्स टू स्टूडेंट्स इज। तो जो विद्यार्थियों को हम चित्रलेख पढ़ाते हैं क्लास में, कोई भी डाटा आप करवाते हो तो चित्रों के इमेजेस के फॉर्मेट में जो पिक्टोग्राफ से शो करवाते हो, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, टू इंगेज स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्टिविटीज़, विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना। सेकेंड है टू रिप्रेजेंट डाटा इन एन इंटरेस्टिंग वे, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। टू डेवलप ड्राइंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना। 4 है टू यूटिलाइज द फ्री टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में विद्यार्थियों के खाली समय का उपयोग करना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कि ताकि आप पिक्टोग्राफ का यूज़ क्यों करते हो, ताकि डाटा को बच्चा इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट कर सके, जिससे कि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट लगे। क्योंकि वो जो ड्राइंग करता है फिर डाटा को उसमें शो करता है, तो इससे वो जो प्रेजेंटेशन है डाटा का वो काफ़ी सुंदर हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो बच्चे को करने में भी मज़ा आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर अवरोही क्रम में। तो ये 4 भिन्न दिए हुए हैं, भिन्नों का समूह दिया हुआ है बेसिकली। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें क्या है, भिन्न डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, मतलब पहले बड़ा है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे मान लीजिए 8, 7, 6 ऐसे, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। 5 तो इस फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन भिन्नों को कंपेयर करना पड़ेगा आपस में। तो कंपेयर करने का तरीका क्या है, या तो आप जैसे डिवाइड कर दो डायरेक्टली, कि 11 से 8 में कर दिया, 9 से 5 में कर दिया, 5 से 4 को डिवाइड कर दिया, तो पॉइंट्स में आएंगे आपके, दशमलव में। तो वो थोड़ा सा, वो भी डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नंबर्स कैसे हैं। अगर ईजिली डिविजिबल हैं तो आप वो लगा दो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, देखिए हम ऑप्शन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। हमें ये और इसको कंपेयर करना है, तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 इंटू का 9 करना है, 11 इंटू का 5 करना है। तो जिसका अंश बड़ा आएगा वो नंबर खुद में बड़ा होगा। देखिए 9, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, फिर 11, 25, 55, मतलब क्या हुआ, 72 बड़ा है ना 55 से, दैट मीन्स कि 8/11 इज ग्रेटर देन 5/9। तो ये है डिसेंडिंग में, ये इससे बड़ा है फिर उससे छोटा है। अब आप चेक करो यहाँ पे है कि नहीं। तो देखिए 5 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, देन 9 इंटू का 4 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मोमेंटम था वो ब्रेक हो चुका है, मतलब इससे ये बड़ा निकल आया, तो इसका फर्स्ट आपका नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ये क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि 4/9 इज ग्रेटर देन 5/9। ठीक है, अब आप इसको चेक करो, जैसे 4/5 और 8/11। तो यहाँ पे देखोगे 11 चौ 44, और ये क्या है 8 पंचे 40, मतलब दिस इज ग्रेटर देन, राइट। तो यहाँ पे तो सही बैठ रहा है कि 4/5 इज ग्रेटर देन 8/11। देन अब यहाँ पे 8 इंटू का 9 आप चेक करोगे, 8 9 72 और 11 25 55, यहाँ पे भी ये सही बैठ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन। अब इसको 9 पना 45, नहीं 7 और 5 इंटू का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 पना 35, देन 9 3 27। यहाँ भी बिल्कुल एब्सोल्युटली ये बैठ रहा है, मतलब दिस आप फ्रैक्शन की बात करो, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा है 4/5 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 8/11 है, फिर उससे छोटा 5/9 है, फिर उससे छोटा 3/7 है। हमने कैसे किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा, जैसे 4 का गुणा 11 से किया, 8 का गुणा 5 से किया। तो अगर व्हेन वी कैलकुलेट, अगर 11 चौ 44 हुआ और 8 पंचे 40 हुआ, मतलब 44 इज ग्रेटर देन 40, दैट मीन्स कि अगर वो नंबर बड़ा है तो उसके अंश अगर बड़े हैं तो वो टोटल फ्रैक्शन जो है वो भी बड़ी होगी। तो 44 इज ग्रेटर देन 40, दैट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 8/11। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 था, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mrs. Raj Lakshmi, a primary class mathematics teacher, brings in a variety of concrete material in her classroom, like bundles of matchsticks, ice cream sticks, colored buttons, base 10 blocks, etc., to teach the concept of place value.
सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तिलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आई हैं। तो आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से जोल्टन पी डीन्स के अनुसार सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया गया है। तो उन्होंने किसका यूज़ किया है आपको बताना है। तो उन्होंने किसका किया है, परसेप्चुअल वेराइबिलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि कहता है कि हमें बच्चों को मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, उनको बोधात्मक, प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक, परिवर्तिता नियम जो कहता है, क्या कहता है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से फिजिकल फॉर्म में उनको चीज़ें दिखानी है। जैसे कि अगर आप बेस वैल्यू बताओगे तो वो अगर आप मैच स्टिक का यूज़ करके, आइसक्रीम की डंडिया को यूज़ करके करोगे तो प्रत्यक्ष देख सकता है, ये फिजिकल फॉर्म में है, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करेगा और समझ में आएगा उसको। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In a class, teacher prepared following table showing colored of eyes of 40 students. तो एक क्लास में क्या किया टीचर ने कि एक उसने टेबल बनाई है टोटल 40 स्टूडेंट्स में कि बच्चों की आँखों का कलर क्या है, कलर ऑफ आइज पे। तो देखिए बच्चे हैं, उनको 2 पार्ट में बांट दिया है स्टूडेंट्स को, बॉय और गर्ल, बॉयज़ और गर्ल, और आँखों का कलर किसी का ब्लू, ब्राउन और ब्लैक, 3 कलर में। किसी का ब्लू है या तो ब्राउन है या तो ब्लैक है, 3 कलर है ना। तो फर्स्ट टीचर टोल्ड 4 स्टूडेंट्स टू राइट 1 सेंटेंस ईच अबाउट दिस टेबल ऑन ब्लैक बोर्ड। तो टीचर ने क्या बोला 4 बच्चों को कि आप एक एक सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड में जाकर लिखो, जो उन्होंने बेसिकली जो टेबल फॉर्म करी थी। तो एक बच्चे ने लिखा नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल। तो क्या बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं? देखिए बॉयज़ का आप टोटल काउंट करो कितना आएगा, यहाँ पे 5 ब्लू आइज़, 4 ब्राउन आइज़, 11 ब्लैक आइज़। तो 5 + 4 9, 9 + 11 दिस इज़ 20 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 20। तो 40 टोटल थे तो 20 बॉयज़ हुए, तो गर्ल्स भी 20 ही होंगे, है ना। ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। 7 + 3 10, 10 + 10 दिस इज़ 20। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो सही है। देन मोस्टली स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज़। जो ब्लैक आइज़ हैं वो ज़्यादातर किसकी हैं, स्टूडेंट्स की ब्लैक आइज़ हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लैक आइज़ टोटल कितनी है, 21, देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज़ करेक्ट। और ब्राउन आइज़ टोटल कितनी है, 7, एंड आपकी ब्लू आइज़ कितनी है, 12। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज़, ये सही है कि ज़्यादातर बच्चों की आँखें क्या हैं, काली हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आइज़ इज़ ऑड। तो जो टोटल ब्लू आइज़ के बच्चे हैं वो क्या है, ऑड है। ऑड मतलब आपको पता है ना, 1 3 5 7, तो यहाँ पे तो 12 है, दे आर इवन, तो ये तो गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्राउन आइज़ इज़ ऑड। तो ब्राउन आइज़ में क्या ऑड है, हाँ 7 है, 7 इज़ ऑड, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज़ करेक्ट बट सी इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ए बी डी ट्रू हैं, लेकिन जो सी है वो क्या है, गलत। सो ऑप्शन नंबर ए 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो लीस्ट बोला हुआ, देखिए लीस्ट मतलब नेगेटिव बोल रहा है, सबसे कम अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है जो कि एरर मेड बाय स्टूडेंट्स के लिए इसमें दी हुई है, क्या है, दे कैन बी परसिस्टेंट इफ नॉट आइडेंटिफाइड। तो दिस इज ट्रू ना, कि अगर बच्चे कोई गलती कर रहा है और आप उसको पहचान नहीं रहे हो तो वो बार बार वही सेम मिस्टेक करेगा। हमसे होता है ना मैथ्स में कि अगर हमने कोई एक साइन गलत पुट कर दिया, माइनस को प्लस बना दिया, तो अगर हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप बार बार वही यूज़ करोगे ना, आपको पता कैसे चलेगा कि गलत है। तो दिस इज करेक्ट, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बट कैन नॉट बी एनालाइज। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। एनालाइज नहीं किया जा सकता, एब्सोल्युटली किया जा सकता है। हमें एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो आप उसको एनालाइज करो, बच्चे को बताओ कि कहाँ पर मिस्टेक है, ताकि वो उसको सुधार सके। दे कैन बी रिपीटेड, हाँ अगर गलती को सुधारा नहीं गया तो बार बार सेम मिस्टेक होगी। दे कैन बी डिटरमिन्ड बाई अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कि वे
नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती हैं, हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम पहचान सकते हैं एरर्स, राइट। तो हमको क्या बताना था, लीस्ट अप्रोप्रिएट बताना था, तो गलत वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सही नहीं है, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सो गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल हैं। पोजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड इंस्ट्रक्टिंग स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकल जो हैं प्रॉब्लम्स उनको पोज करना और सॉल्यूशन को इंस्ट्रक्ट कर देना। क्या प्रॉब्लम बता रहे हो और सॉल्यूशन भी क्या कर रहे हो, खुद से ही बता दे रहे हो, तो ये तो नहीं है। देन नेक्स्ट है, डिज़ाइन अ टास्क बेस्ड अपॉन द करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। कि आपको टास्क डिज़ाइन करनी है जो कि बच्चे की करेंट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज करेक्ट, कि आपको पहले क्या करना है, बच्चे का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के फाउंड आउट करना है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान करना है। पोजिंग एवरीडे प्रॉब्लम्स एंड हेल्प लर्नर्स मेक सेंस ऑफ मैथमेटिकल इन्वॉल्व। मतलब दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और इनमें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी इंक्लूडेड है। डे टू डे लाइफ से आप मैथ सिखा रहे हो। अलाउइंग लर्नर्स टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड जस्टिफाई द सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि बच्चे सक्रिय रूप से समस्याओं का समाधान खोजने में भाग लेते हैं। दे आर एक्टिव लर्नर्स, नॉट जस्ट पैसिवली कंज्यूमिंग एनीथिंग। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ए गलत था, बी सी डी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम मस्ट इनकॉर्पोरेट मैथमेटिकल प्रोसेसेस विच आर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, अनुमान, सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। तो ये तो सही है। आप देखते हो छोटे बच्चों से रीजनिंग की बुक भी आजकल क्यूरिकुलम में इंक्लूड कर ली गई है ताकि बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी बढ़ सके। डूइंग क्विक मेंटल कैलकुलेशन, दिस इज रॉन्ग, ये तो सिर्फ मानसिक कैलकुलेशन हुई ना, वो नहीं इंक्लूडेड है। टीचिंग लर्निंग प्रोसीड्योर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप बताओ बच्चों को कैसे सॉल्व करना है। मेमोराइजेशन की बात तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल गिविंग अ रेक्टेंगुलर पेज टू मोहन, मैथमेटिक्स टीचर टोल्ड हिम टू मेक अ स्क्वायर आउट ऑफ इट। मोहन फोल्डेड दैट पेपर from one side and made a square. At what level of Van Helle theory of geometrical understanding मोहन is? गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हिले की ज्यामितीय समझ के सिद्धांत में किस स्तर पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वो है विजुअलाइजेशन के स्तर पर, कि उसने देखा एक रेक्टेंगुलर जो था पेपर था, तो उसने क्या किया, यहाँ से फोल्ड करके उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो जो वैन हीले ने सिद्धांत दिया था ज्योमेट्री का, तो उन्होंने 5 लेवल्स इसके बताए थे। लेवल 0 जिसमें क्या नाम उन्होंने दिया था, विजुअलाइजेशन, जिसमें बच्चा क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है शेप्स को बाय अपीयरेंस, कि देख के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग वो शेप को विजुअलाइज करता है। और जो लेवल 1 था उसमें क्या था कि एनालिसिस, बच्चा जिनको उन्होंने नाम दिया एनालिसिस, की आइडेंटिफाइज प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। बच्चा क्या करता है, शेप को प्रॉपर्टीज को एनालाइज करता है, ये एनालिसिस की बात हो रही है। फिर लेवल 2 जो होता है वो रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब अंडरस्टैंड करता है कि प्रॉपर्टीज
के बेसिस पे कि क्या रिलेशनशिप है दो शेप्स में। और जो लेवल 3 है वो डिडक्शन जिसे बोला जाता है, अंडरस्टैंड द फॉर्मल प्रूफ, कि वो जो उसने यहाँ पे लेवल 2 में रिलेशनशिप देखी उनको कितना प्रूफ कर सकता है, तो ये लेवल 3 में होता है। तो वो कौन से लेवल पे है, वो लेवल 0 में है, विजुअलाइजेशन के, कि वो देख के कि रेक्टेंगल शेप आयताकार कागज को देख करके और उसे पता है कि स्क्वायर जो होता है वो किस शेप का होता है, तो उसने उसको फोल्ड करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज़ वन लाइन सिमेट्री। तो वन लाइन सिमेट्री मतलब क्या होती है कि जैसे आप अगर 20 से अगर हम इसकी बात करें तो 20 से आप एक लाइन खींचो तो ये पार्ट जो हो वो इक्वल हो इस पार्ट के, आइडेंटिकल पार्ट में आप डिवाइड कर सको, तो वन लाइन सिमेट्री एक्स एस और ओ इन सब में ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बी में जो होती है क्या होती है, वन लाइन सिमेट्री होती है। जब यहाँ पे देखिए आप 20 से यहाँ पे ऐसे काटोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर LCM। तो HCF और LCM में आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप LCM की बात करो तो LCM क्या होता है, HCF इनटू का अनकॉमन, मतलब अगर देखिए अगर मैं आपको समझाऊं 12 और 16 को हम लें तो आप इसको बड़े से बड़ा नंबर कौन से इनको काट पाएगा, दोनों को आप बोलोगे 4 से, तो 4 से अगर मैंने इन दोनों को काटा, 4 से मैंने दोनों को काटा तो 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16। अब देखो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो LCM की अगर हम बात करें तो LCM इसका कितना हो जाएगा 4, दिस इज व्हाट 4 आपका HCF है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे बड़ा कोई नंबर इनको नहीं काट पाएगा, तो 4 क्या हुआ HCF हुआ आपका। तो LCM क्या होगा, HCF मतलब 4 गुणे का अनकॉमन जो अब आगे नहीं कटेगा, तो इनका जो LCM निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 48, दिस इज LCM। तो ऐसे LCM फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखोगे कि LCM को हम HCF से काट सकते हैं, मतलब LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, कि LCM इज टोटली डिविजिबल बाई HCF। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से कर लोगे कि HCF अगर 18 दिया हुआ है तो मतलब ऐसा नंबर LCM कांट भी, मतलब जो नहीं हो सकता, ऐसा नंबर जो कि 18 से नहीं कटेगा, जितने कटेंगे उन सबका HCF तो 18 होगा। तो यहाँ पे देखिए 108, ये तो कट जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 होता है, तो ये तो कट जाएगा, दिस इज डिविजिबल है ना। फिर देखोगे 18 चौक 72, 72 भी कट जाएगा, फिर 18 अट्ठे 144 ये भी कट जाएगा, 128 देखोगे आप 18 से आप नहीं काट सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कि ये इसका LCM नहीं हो सकता। आपको निगेटिव बताना था, ध्यान रखना है, निगेटिव बताना था, तो 128 जो है LCM नहीं हो सकता जिसका HCF 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टास्क बेस्ड ऑन क्रिएटिव थिंकिंग दैट कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंता पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। आप ऐसा टास्क करवा रहे हो जिससे बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है, सृजनात्मक चिंतन। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। तो इससे तो हमें लग रहा है कि होगा, क्योंकि देखिए अगर आप बच्चे को बोलते हो कि आप ऐसे रेक्टेंगल की लेंथ जिसकी हाफ है किसकी, ब्रेथ की, तो आपको उसका एरिया बताना है, तो वो एनालाइज करेगा, उससे उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप होगी ना, वो सोचेगा इसके बारे में कि ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ क्या है, हाफ है उसकी ब्रेथ की। तो ऐसा तो कोई रेक्टेंगल होगा नहीं, क्योंकि लेंथ मस्ट ऑलवेज भी ग्रेटर देन ब्रेथ होती है ना रेक्टेंगल में, आपकी जो लेंथ है वो बड़ी है ब्रेथ से। फिर राइट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7, आप 7 की टेबल लिख दोगे तो उससे तो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं डेवलप हो रही है।
ऐड करने से क्रिएटिव थिंकिंग बस नहीं डेवलप हो जाएगी, है ना। अब फॉर्मूला आप बता दो रेक्टेंगल का कौन सा, उससे भी क्रिएटिव थिंकिंग तो डेवलप नहीं होगी। ये सब रोट मेमोराइजेशन के उदाहरण है जो कि गलत है। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो किससे डेवलप होगी? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द 4 स्टेजेस इन्वॉल्व इन हैंडलिंग डाटा। इनमें से कौन सा जो है 4 डाटा हैंडलिंग जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं? पहले में क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए कहा। तो क्या इसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा को, रिप्रेजेंटिंग, इंटरप्रिटेशन शामिल है? नहीं, इसमें तो वो गया और उसने क्या किया, देखा, कलेक्ट किया डाटा को और रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो नहीं है, चारों स्टेप्स इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कार्टून का नाम, नहीं, इसमें भी नहीं है। यह आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें आपका कलेक्शन भी डाटा का इन्वॉल्व है, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्यों कौन से बच्चे किस ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, आप रिप्रेजेंट करते हो और इंटरप्रेट करते हो कि तुलना कर रहे हो, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना कि विभिन्न साधनों के बीच में। तो आपका 3rd इज करेक्ट, इसमें चारों स्टेप्स क्या है, इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, पेरीमीटर परिमाप जैसे आप बोलते हो इक्वल्स टू 4a होता है, और ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बोला हुआ है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर, राइट। बोल रहा है ये दोनों इक्वल है, मतलब बराबर हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, दैट मीन्स 4a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पे एक ए से एक ए कट गया तो 4 इक्वल्स टू ए आ गया। आपकी जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी आ चुकी है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4, राइट। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, वही लेंथ पूछा गया जो कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 4 इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स एट फाउंडेशनल स्टेज इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? फिर से हमें यहाँ पे क्या, लीस्ट अप्रोप्रिएट देना है, आपको ध्यान रखना है क्या देना है, लीस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि लर्निंग आउटकम्स हैं फाउंडेशनल स्टेज पे, उसके बारे में बताना है। चिल्ड्रन एडवांस टू द नेक्स्ट level of learning outcomes only upon achieving certain level of proficiency at the current level, कि बच्चे तभी एडवांस कर पाएंगे नेक्स्ट लेवल में जब वो प्रोफिशिएंसी कर लेंगे। तो दिस इज नॉट द करेक्ट लर्निंग आउटकम, जो कि फाउंडेशनल स्टेज में हमें अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। प्राइमरली समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू असेस द स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड एट ईच लेवल। तो क्या होता है कि बच्चों में योगात्मक आकलन किया जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि तो फाउंडेशनल लेवल आप देखते हो कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, जो कि लर्निंग आउटकम हर एक स्टेप में नहीं होता। क्योंकि अब थोड़ा सा बच्चों को जब आप एक टर्म करवाते हो या फिर यूनिट कंप्लीट करवाते हो तो उसके बाद असेसमेंट लेते हो कि बच्चों ने कितना सीखा है, क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज में बहुत ही छोटे जो कि बच्चे होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्यों हुआ है, क्योंकि सब लीस्ट अप्रोप्रिएट बताना था आपको ना, नेगेटिव यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या है, आपको लीस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, निगेटिव जो है। तो आप अगर हम टेस्ट की बात करें, समेटिव और फॉर्मेटिव, ये वाला जो इवैल्यूएशन असेसमेंट आपका होता है ये टर्म के लास्ट में होता है,
और दिस इज ड्यूरिंग। तो आपको ध्यान रखना है हमारा 2 क्यों सही हुआ, क्योंकि ये सेकेंड था, लीस्ट अप्रोप्रिएट हमें बताना था, तो दैट इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब समेटिव असेसमेंट के हम उसमें क्यों नहीं होते, क्योंकि आपको पता नहीं चलता बच्चा ने कितना सीखा है अगर आप लास्ट में जाते हो। तो ये बाकी सब सही थे, दूसरा जो था वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बच्चों को आपको क्या करना है, बीच बीच में, मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसलिए सॉरी फॉर, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत बोल दिया। आपको हर एक बीच बीच में चेक करते रहना कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो समेटिव असेसमेंट में आप पे नहीं जोर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 36 देन वैल्यू ऑफ आपको बतानी है। तो इसके लिए हमने नंबर फॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे थे क्लासेस में, तो हमने देखा था कि जब हमें डिजिट बनानी होती है तो हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी का रूल, है ना। मतलब ऐसा नंबर फॉर्म हो रहा है जो कि 36 से क्या है, डिविजिबल है। तो 36 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें 4 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। क्यों 4 और 9 की, बिकॉज 4 9 36, आप देखोगे ये दोनों हैं, और 4 की अपनी एक डिविजिबिलिटी है और 9 की अपनी डिविजिबिलिटी है। अगर आप बोल दोगे 12 3 36 भी होता है, तो हम 12 और 3 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं चेक करते। तो अगेन 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर आपको 3 की अलग से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे नंबर्स को चूज करते हैं जिनकी अपनी खुद की डिविजिबिलिटी है। तो 36 के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हमारा जो नंबर है दिया है वो कितना दिया हुआ है, 7 2 x 2 9 2। अब ये 36 से डिविजिबल होने के लिए इसको तो पहले 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो अब 92 देखो, ये तो ऑलरेडी 4 से क्या है, डिविजिबल है, तो 4 का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 23 चौको 92 होता है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो से मिलकर जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x तो हमारा यहाँ पे मिडिल पे है, दैट मीन्स हमें 9 के डिविजिबिलिटी में फोकस करना है। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि नंबर ऑफ जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं, जो ये नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट है, मतलब 2 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 7, ये जो है या तो 9 से वो डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो आप देखो क्या करो, अब जो जो 9 बनता जा रहा है ना उसको काट दो, जैसे 9 ये कट गया, 7 प्लस 2 9 ये कट गया, 2 प्लस 2 4 प्लस x इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। तो आपको पता चल गया ना कि x की जगह पे क्या होना चाहिए, 5। अगर हम 5 रख देंगे तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 बन गए, तो मतलब ये 9 से नंबर डिविजिबल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5। x इक्वल्स टू कितना हमारा आया है, 5। तो अब हमें किसकी वैल्यू बताना है, 3x प्लस का 2 की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करो, x की जगह 5 रख दो, तो 3 गुणे का 5 प्लस का 2, 5 3 15 प्लस का 2 17। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 17 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा बॉट 9 बैग्स ऑफ रिच राइस ईच वेटिंग 9 किलो 995 ग्राम का। बेसिकली राधा ने 9 चावल की बोरियां लेकर आई है, जिसमें हर एक प्रत्येक जो बोरी का भार है वो कितना है, 9 किलो 995 ग्राम। तो इन बोरियों में चावल का कुल भार हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे केजी है और ग्राम में है, तो आप क्या करो कि पहले इसको पूरा या तो केजी में कन्वर्ट कर लो या तो ग्राम में। तो हम इसको पूरा क्या करते हैं, पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यूनिट अगर सेम है तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है और गलती के चांसेस भी कम रहते हैं। तो इसको अगर हम देखें, हमें पता है, क्या पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना है, 1000 ग्राम होता है। दैट मीन्स 9 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम्स। और प्लस हम क्या कर देंगे, 995 ग्राम। तो ये आपका टोटल कितना भार आ गया, 9995 ग्राम। एक बोरी का ये भार है। अब आपको इसको क्या करना है, 9 बोरियों को बताना है, तो इसमें से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से।
वो आप मल्टीप्लाई कर दो, 9 पना 45, 4 कैरी, 9 नमा 81 और 4 85, 8 कैरी, फिर 9 नमा 81 और 8 89, 8 कैरी, 9 नमा 81 और 8 89, कितना आ गया आपका जो है तो 8 9 9 5 5। ये क्या है, ये ग्राम है, तो अब आपको किलोग्राम में देखिए पूछा हुआ है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 1 2 3 नीचे जीरो हैं, तो आप 3 अंकों के बाद क्या करो, पॉइंट लगा दो, मतलब कितना आ गया आपका 89.955 kg। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिप्रेजेंट्स डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को संभागी संरचना के रूप में दर्शाता है, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या में बनाना चाहते हैं, तो समूह में हर एक समूह में प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये तो रियल लाइफ हमें लग रही है ना, क्योंकि यही होगा, क्योंकि आपको ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आप इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हर एक समूह में डालोगे ना, तो ये तो डिवीजन हो गया, डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, 50 का 10 के बराबर समूहों में विभाजन। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आपने 50 को 10 से डिवाइड कर दिया। एक पैकेट में 10 बिस्कुट हैं, ऐसे 5 पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन की इसमें से कैलकुलेशन हो रही है। एक पैकेट में 60 टॉफ़ी हैं, समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, तो हर एक मित्र। अब आप पहली बार तो इसको देखोगे तो लगेगा आपको कि यही आंसर है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मित्रों में बांटना तो है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया ही नहीं है कि कितने टोटल फ्रेंड है, तब तो आप बांटोगे 60 टॉफ़ीज़ को, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, One of the most important purposes of assessment in mathematics at primary school level is to। प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट क्या है, माध्यमिक और उच्च विद्यालय के गणित के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, कि आप एलिमेंट्री में प्राइमरी लेवल में इसलिए पढ़ा रहे हो ताकि बच्चे फ्यूचर रेडी हो सके, क्या यही है, नहीं सिर्फ ये तो नहीं है। फिर क्या है, फाइंड आउट मैथमेटिशियंस टू द फ्यूचर, भविष्य के होने वाले गणितज्ञों को आप पहचानने के लिए पढ़ा रहे हो, नहीं। डिटरमिन लर्नर्स इंटेलिजेंस लेवल, नो। फाइंड आउट इम्पॉर्टेंट लर्निंग गैप्स एंड लाइकवाइज मेक मॉडिफिकेशंस इन द पेडागोजी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि आप अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उसमें शिक्षण शास्त्र में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस, संशोधन के लिए, यही है पर्पस है जो असेसमेंट का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस। तो आप देखिए फिर से एक डिजिट वाला क्वेश्चन हो गया, एक और आया था जो डिविजिबिलिटी रूल पे आया हुआ था, एक ये वाला आ गया फॉर्मेशन का। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए जो डिजिट्स आपको दिए हुए हैं ना, हमें स्पेस चाहिए, हाँ यहाँ पे देखिए डिजिट्स आपके कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पे 82706, 82706, दीज आर द डिजिट्स। ये क्या है, ये डिजिट हैं आपके, डिजिट और नंबर में डिफरेंस पता है ना, देयर आर ओनली 10 डिजिट इन नंबर सिस्टम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर जो दुनिया में आप बना सकते हो या फिर आपने देखा है सुना है, सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट से मिलके ही बना सकते हो, इसके अलावा और दूसरे कोई डिजिट नहीं है जिनसे आप नंबर बनाओ। तो हमें ये डिजिट्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करके हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर, और हमें नंबर फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट। देन हमें क्या करना है, हमें उनका डिफरेंस बताना है। एक बार चेक कर लें, यही डिजिट्स थे ना, कि सॉल्व करने के बाद फिर पता चले डिजिट ही गलत लिया है। 82706
82706। अब देखिए अगर हमें लार्जेस्ट बनाना है तो लार्जेस्ट के केस में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर देना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8, आपने 8 रखा। फिर उसके बाद देखिए 7, 7, 6, 2 एंड देन 0। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपको सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। लेकिन आप इसमें देखोगे गौर से, सबसे छोटा तो 0 है, तो आपको 0 पहले नहीं रख देना, क्योंकि अगर आप 0 पहले रखोगे तो वो आपका 5 डिजिट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने 0 से शुरुआत कर दी तो वो नंबर कोई डिजिट में थोड़ी ना गिना जाएगा। 0 की तो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती अगर उस नंबर के पहले लगा हुआ है तो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 0 के अलावा रखना है। तो 0 के अलावा छोटा सबसे कौन सा है, 2। अब आप 0 रख सकते हो, 2, 0, 6, 7, 8। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इनका डिफरेंस आपको मतलब गैप बताना है, तो माइनस कर दो। 10 में से 8 गया 2, ये 8 हो गया। 12 में से 8 गया 4, फिर ये 7 हो गया, तो 16 में से आपका 7 गया 9, ये 1 हो गया, तो 7 में से 1 गया आपका 6, देन 8 में से 2 गया 6। तो ये हमारा नंबर आया है 66942, 66942। दिस इज, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2's 8 इन द नंबर। अब यहाँ पे आप देखो इस नंबर में 2 8 हैं। कितने 8 हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ इसको। तो अगर हम नंबर की बात करें तो हमारा नंबर क्या है, कितना दिया हुआ है, 2, 8, 5, 3, 8, 4 और 7। आप इसमें देखोगे 2 8 दिए हुए हैं, और हर एक 8 जो है वो डिफरेंट प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जो प्लेस जिस स्थान में है उसका न्यूमेरिकल कितनी वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देखोगे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब ये 100 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। और यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख दें, वो कितनी हो जाएगी, 8 के बाद जितने नंबर उतने 0 आप लगा दो। तो 1 2 3 4 5 लगा दो, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गया, इसका ये प्लेस वैल्यू हो गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। तो 8 लाख इसकी प्लेस वैल्यू है और 800 इसकी प्लेस वैल्यू है। आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। 8 लाख में से आपको क्या करना है, 800 माइनस कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए 79,99,200, यही आपका आंसर होगा। हम माइनस करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8,800 माइनस 0 0, 10 में से 8 गया 2, 1 9 1 9 1 गया 7, 799,200। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ मैंने किया, हाँ दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 7,99,000 ये है, ये 7 आपका, ये 79 लाख है। यहीं पे देखिए सिर्फ एक 0 की वजह से आंसर गलत हो जाता है, दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ पे 999 कर दिया जबकि 999 होना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो हमें बहुत ध्यान से, हमने क्वेश्चन भले ही सही सॉल्व कर लिया, बट अगर ऑप्शन में भी एग्जामिनर खेल जाता है, तो अगर हमने सही ऑप्शन में टिक नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी इन्हांस बाई। सो जो कंप्यूटेशनल स्किल क्या होती है कि आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ किसी कॉन्सेप्ट को, एडिशन और सब्सट्रैक्शन और जो भी आप सीखे उसकी प्रैक्टिस करके आप उसको सॉल्व कर पाओ। दिस इज कंप्यूटेशनल स्किल। तो गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज, आपने सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज दे दी, प्रैक्टिस नहीं करवाई, तो बच्चा कैसे कर पाएगा, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। फिर क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट प्रोसीड्योर्स फॉलोड बाई अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आप क्या करते हो, आप अवधारणाओं को बताते हो फिर आप उसमें प्रैक्टिस करवाते हो, तो उससे उसकी स्किल जो है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए यहाँ पे फिर से लीस्ट है ना, लीस्ट मतलब नेगेटिव वाला पूछ रहा है। क्यूरिकुलम ऑफ
जो है मैथमेटिक्स के प्राइमरी क्लासेस में कौन सा सही नहीं है वो बताना है आपको। इट शुड इन्हांस रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, इन्हांस करे अंडरस्टैंडिंग, तो दिस इज तो सही लग रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रही है। मस्ट बी डायनामिक एंड कोहेरेंट इन नेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि प्रकृति जो क्या है गतिशील और सुसंगत होनी चाहिए। शुड बी जॉयफुल एंड रिजिड, देखिए यहाँ पे जॉयफुल तो थी बट रिजिड नहीं होनी चाहिए, दिस इज निगेटिव वर्ड, स्थिर नहीं है, डायनामिक है, फ्लैक्सिबल है। इट शुड हेल्प इन मेकिंग कनेक्शंस इन मैथमेटिक्स, तो ये भी आपका सही है, तो आपका गलत बताना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही क्या है हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन, ये दिस इज करेक्ट। तो अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, रिफ्लेक्स एंगल वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि एंगल जो है आपका क्या है 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन छोटा है किससे 360 डिग्री से, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, तो ये तो सही है, हमें नॉट करेक्ट गलत बताना है ना। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो देखिए क्या बोल रहा है कि दो न्यून कोणों के साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। टू एक्यूट एंगल्स कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म रिफ्लेक्ट एंगल्स। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम देखें तो एक्यूट एंगल क्या होता है, उसके लिए आपको एक्यूट एंगल देखना पड़ेगा। एक्यूट एंगल जो होता है आपका वो क्या होता है कि कोई जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन क्या है 180 डिग्री से छोटा है। अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल बना देता है। अब मैं मान लीजिए मैंने लिया एक एंगल, मैंने लिया 45 डिग्री प्लस का 50 डिग्री मान लो मैंने ले लिया, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है ना क्योंकि 0 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। मैंने इनको दोनों को जोड़ा तो मेरा आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे लिखते देखो 45 में आप 50 ऐड करोगे तो कितना होगा 95 डिग्री, आपका 95 डिग्री बन रहा है। क्या 95 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा? नहीं, रिफ्लेक्स एंगल तो स्टार्ट ही होता है 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट नॉट करेक्ट, तो हमें यही बताना था आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, टू एक्यूट एंगल कैन बी पुट टुगेदर टू ऑब्टूज सॉरी, ऑब्टूज एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि क्या हो आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। ऑब्टूज एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो लेस देन हो आपका 180 डिग्री से, दिस इज व्हाट, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 90 डिग्री लिखना है। अब टू एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 डिग्री से कम, और अब टू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, और स्ट्रेट एंगल अगर आपको बोले दिस इज व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज संडे था बट मैंने सोचा एक क्लास तो हमें एटलीस्ट ले ही लेना चाहिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टुमारो, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।